नमस्कार, खबर 3 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और सबसे पहले बात करेंगे विजय माल्या की। 2 मार्च को विजय माल्या देश छोड़कर चले गए। संसद में जमकर हंगामा हुआ। इधर विदेश जाने के 9 दिन बाद विजय माल्या ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि वो भगोड़े नहीं बल्कि इंटरनेशनल बिजनेसमैन हैं। यहां तक कि माल्या ने कुछ मीडिया बॉक्सेस के बारे में लिखा कि उन्होंने उनकी मदद ली और अब ये सब डॉक्यूमेंटेड यानी कि कागज पर हैं। लेकिन सवाल यह है कि धमकी देने वाले माल्या क्या उन लोगों के नाम बताएंगे जिनका उन्होंने जिक्र किया है। देखिए विजय माल्या ने क्या ट्वीट किया। मैं इंटरनेशनल बिजनेसमैन हूं। मैं भारत से बाहर लगातार जाता रहता हूं। मैं भारत से भागा नहीं हूं, भगोड़ा नहीं हूं। ये सब बेतुकी बातें हैं। एक भारतीय सांसद होने के नाते मैं कानून का पूरा सम्मान करता हूं। हमारा जुडिशियल सिस्टम काफी मजबूत और सम्मानित है। मीडिया मेरा ट्रायल ना करे। मीडिया बॉसेस वर्षों तक मेरी मदद, सहायता और मेरी मेहमान नवाजी ना भूलें, जो कि दस्तावेजों में दर्ज है। अब वे टीआरपी हासिल करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुझे मेरी असेट्स डिक्लेयर करनी चाहिए। क्या इसके ये मायने हैं कि बैंकों को मेरी असेट्स के बारे में नहीं पता, या किसी ने मेरा संसद में दिया गया हलफनामा नहीं देखा? एक बार मीडिया आपके पीछे पड़ जाए तो सच और फैक्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे विधानसभा की कार्यवाही का। यहां सदन में बजट पर वाद विवाद चल रहा है। सांगोद विधायक हीरालाल नागर ने सदन में कहा कि इस बजट में भविष्य में बिजली का सुधारीकरण होगा और ये बजट राजस्थान के नव निर्माण का बजट साबित होगा। वहीं पिछली सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने सड़क के मामले में प्रदेश को बहुत पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इस सरकार ने फिर से उस तंत्र को सुधारने का काम किया है। विधायक सड़क क्षेत्र में प्रदेश बजट की सौगात पर बातचीत कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन शर्मा से। शशि मोहन, बजट पर बातचीत और उसमें भी सड़क तंत्र को लेकर क्या कुछ टिप्पणियां विधानसभा में? सुनीता, काफी बहस हुई और सड़कों के ऊपर एक चीज आप देख लीजिए कि बहुत अहम है प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए। विपक्ष का एक ही कहना था कि सत्ता पक्ष की तरफ से, सरकार के मंत्री की तरफ से ये देखा जाता है कि कौन सत्ता पक्ष के क्षेत्र की सड़क है, सत्ता पक्ष के विधायक के क्षेत्र की सड़क है, और उस पर ही ज्यादा फोकस किया जाता है। विपक्ष को इससे अलूप रखा जाता है। और इसके साथ ही एक चीज और बता दें सुनीता कि आज सैनिक कल्याण मंत्री कालीचरण सराफ ने भी एक सवाल के जवाब में जी मीडिया का जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि सैनिकों के कल्याण के लिए जो जी मीडिया समूह की तरफ से युद्ध वीरांगनाएं जो हैं उनको बीमा पॉलिसी दी जा रही है मुफ्त में, और ये सदन की पटल पर भी उन्होंने जानकारी रखी। जी सुनीता। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शशि मोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदेश सरकार के बजट पर इस वक्त विधानसभा की कार्यवाही के दौरान चर्चा, और जहां बिजली सुधार को लेकर बातचीत हुई, वहीं सड़कों को और सुधारने के लिए, सड़कों के जाल को फैलाने के लिए जो व्यवस्था, जो घोषणाएं इस बजट में, उसको लेकर भी बातचीत। वहीं जी मीडिया के एक अहम कदम, वीरांगनाओं को जीवन बीमा पॉलिसी देना, इस पर भी चर्चा। और अब बात करेंगे हत्या के मामले में जेल में बंद विधायक बीएल कुशवाहा की, जो आज विधानसभा पहुंचे। हाईकोर्ट ने कुशवाहा को एक दिन के लिए विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मंजूरी दी थी। विधानसभा के पश्चिमी गेट से प्रवेश करने से पहले कुशवाहा ने पूजा अर्चना की, फिर परिसर में दाखिल हुए। कुशवाहा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना उनका अधिकार है। देखिए, जनता ने मुझे अपनी समस्याएं उठाने के लिए चुन के भेजा है और निश्चित तौर पर कोर्ट ने ये महसूस किया है कि मैं एक बार भी अभी अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा नहीं आया था, तो ये बात उनको भी समझ में आई और उन्होंने मेरे पक्ष में ये निर्णय दिया है कि मैं अपने क्षेत्र की बात रखूं। ये मेरा अधिकार भी है, मेरी जनता का अधिकार भी है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का अधिकार भी है, इसलिए आज ये अपनी बात रखने के लिए आया हुआ।
इधर राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल मंत्र को अंतिम संस्कार के समय का बताकर विवाद खड़ा करने के बाद अब बजट बहस में घनश्याम तिवारी का नाम काट दिया गया। बजट बहस में घनश्याम तिवारी को बोलने का मौका तक नहीं मिलेगा। बजट बहस में घनश्याम तिवारी का नाम काटे जाने पर सरकारी मुख्य सचेतक कालूलाल गुर्जर ने कहा कि तिवारी राज्यपाल के अभिभाषण में बोल चुके हैं, अब जूनियर विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा। जी के बजट का जवाब देने से घनश्याम जी को बोलने का कोई संबंध नहीं है। मैडम कब जवाब देगी? मैडम 14 तारीख को जवाब देगी, बढ़िया जवाब आएगा। और मैडम ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। अगर कोई और उसमें कोई रियायत देनी होगी तो भी उसकी भी घोषणा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और अब आपको दिखाते हैं दारू वाला डॉक्टर। मामला जोधपुर का, जहां के एमडीएम अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने मरीजों से मारपीट किया है। आरोप है कि डॉक्टर नशे की हालत में था और रात में वार्ड में आकर मरीजों से मारपीट करने लगा। डॉक्टर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई। वहीं अस्पताल प्रशासन भी अब मामले की जांच करा रहा है। अस्पताल के बेड पर पड़े इस मरीज ने रेजिडेंट डॉक्टर पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि रात को गहरी नींद में सो रहे इस मरीज की टूटी टांग से छेड़छाड़ करने वाला रेजिडेंट डॉक्टर नशे में था। इस मरीज की चीख से आसपास के कुछ और मरीजों और तीमारदारों की नींद खुल गई। आरोपी डॉक्टर ने उनमें से एक और मरीज को थप्पड़ जड़ दिया। रात को करीब 2:10 पे एक रेजिडेंट डॉक्टर आया था, तो मेरा लड़का सो रहा था। तो उसका आते ही उसका पैर पकड़ा। पैर पकड़ के करके उसको पूछा किया तो मेरा लड़का एकदम चिल्लाया तो वो पैर मोड़ के नीचे पटक दिया। पटक के चिल्लाता सारे ऐसे कर थप्पड़ मार दी। रात में ही करीब 3 बजे मरीज के परिजनों ने थाने में डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। वहीं अस्पताल प्रशासन भी पूरे मामले की जांच करा रहा है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। इस बारे में हम लोगों ने कभी कमेटी गठित की है, जिसमें सभी बड़े डॉक्टरों को रखा गया है। डॉक्टर SS राठौड़, डॉक्टर अरुण वैसे और डॉक्टर श्याम माथुर साहब को कहा गया है कि 2 दिन के अंदर अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट देवें और उसके अनुसार ही कोई निश्चित रूप से कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के सरकारी अस्पताल में ये वाकया पेश आने से चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर। और अब रुक करेंगे भरतपुर का, जहां कहा गया है दहेज को ना। भरतपुर के नदबई कस्बे में दहेज की मांग कर रहे 2 दुल्हों को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। दहेज मांगे जाने से खफा दोनों दुल्हनों ने न सिर्फ बारात वापस लौटा दी, बल्कि शादी से भी साफ इनकार कर दिया। दोनों दुल्हन बहनों ने वर पक्ष पर अपने भाई और पिता से मारपीट का आरोप भी लगाया है। दहेज के दानवों को करारा तमाचा। 2 बहनों ने समाज को दिखाया आईना। दरवाजे पर आई बारात को बैरंग लौटाया। पूनम और रिंकी ने पेश की मिसाल। भरतपुर के नदबई कस्बे की बहनों ने दहेज लोभियों को ऐसे आईना दिखाया कि न सिर्फ शहर बल्कि पूरे समाज में एक मिसाल कायम हो गई। नदबई कस्बे के हाट बाजार निवासी कन्हैया की पुत्री पूनम और रिंकी ने घर आई बारात को बैरन वापस लौटा दिया। हरियाणा के फरीदाबाद से दूल्हा बनकर आए दीपक और सूरज ने अपनी होने वाली दुल्हन के मुंह से फटकार सुनकर वापस लौट जाने में ही भलाई समझी। दहेज को लेकर लड़की के भाई से मारपीट। बारातियों ने दुल्हन के भाई को पीटा। दोनों बहनों ने शादी से किया इनकार। समझाइश की सारी कोशिशें हुई नाकाम। दरअसल मामला दहेज को लेकर उलझ गया। बारात लेकर आने वाले दूल्हे और उनके परिजन दहेज लोभी निकले। बारात लेकर आते ही वर पक्ष के लोगों ने लड़की के भाई और परिजनों से दहेज को लेकर मारपीट शुरू कर दी। फिर क्या था, दोनों बहनों ने शादी से फौरन इनकार कर दिया। घटना के बाद समाज के लोगों ने वर और वधू पक्ष को समझाने की कोशिश की। पंचायत भी हुई, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो सकी। वहीं पुलिस ने भी कहा है कि अगर लड़की पक्ष के लोग दहेज और मारपीट का मामला दर्ज करते हैं तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।
और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह से। देवेंद्र, दहेज के दानवों को इससे बड़ा तमाचा हो नहीं सकता था कि बारात को वापस लौटा दिया गया, लेकिन कब इस मामले पर कानूनी कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है? देखिए सुनीता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो जो बारात है वो बेरंग लौट चुकी है। लड़कियों ने शादी से इनकार कर दिया। समझाइश का जो दौर चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। अब जो पीड़ित पक्ष है, जो वधू पक्ष है, वो थाने में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई कर रहा है और जो आरोपी जो वर पक्ष है उनके खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया जाएगा और उसके बाद में पुलिस दहेज उत्पीड़न के तहत पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। जी बिल्कुल, यानी कि अब कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लिया जाएगा। लेकिन एक मिसाल के तौर पर ये दोनों बहनें सामने आई है। देवेंद्र, क्या जानकारी मिली है किस तरीके से दहेज की मांग की जा रही थी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा सुनीता, जो रिंकी और पूनम नाम की जो दोनों दुल्हनें थी, जो लड़कियां थी, इनको जब ये पता चला कि उनके पिता से 2.5 लाख रुपए पहले ले लिए गए, इसके अलावा शादी का जो इंतजाम है वो मैरिज होम में करने की बात कही थी, इसके अलावा गाड़ी मांगी जा रही थी, इसके अलावा और नकदी की मांग की जा रही थी, तो इसके साथ ही सबसे बड़ी बात ये रही कि सबको लेकर उसके पिता और भाई के साथ मारपीट हुई। तो इससे दोनों बहनों को बहुत ज्यादा नागवार गुजरा और उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो शादी नहीं करेंगी। ऐसे दहेज लोभी दूल्हों के साथ उनको नहीं जाना और उन्होंने बारात लौटा दी और खुलकर समाज के सामने आ गई और उन्होंने उनके दूल्हे और दूल्हे के परिजनों को खरी खोटी सुनाते हुए शादी करने से इनकार कर दिया और उसके बाद बारात वहां से बेरंग लौट गई। जी बिल्कुल, और बेहद साहसिक ये कदम। शुक्रिया आपका देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो भरतपुर के नदवाई कस्बे का पूरा मामला है। दहेज की मांग इन दोनों बहनों के शादी की एवज में की जा रही थी, जहां इन दोनों लड़कियों ने हौसला दिखाते हुए शादी से साफ इनकार कर दिया। अब मामले में कानूनी कार्रवाई की पहल। इधर नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आज पीड़िता की कॉल डिटेल पर फैसला आ सकता है। आसाराम मामले की हम बात कर रहे हैं, जहां कल आसाराम पर बचाव पक्ष की अर्जी पर बहस पूरी हो गई थी। वहीं पिछले कई दिनों से आसाराम समेत सभी आरोपियों को रोजाना पेशी के लिए लाया जा रहा था और जांच अधिकारी चंचल मिश्रा से उनकी जरह हो रही थी। अब बहस पूरी होने के बाद आज पीड़िता की कॉल डिटेल्स पर फैसला आ सकता है। आसाराम पर नाबालिग से यौन शोषण का आरोप है। और अब आपको बताते हैं गहलोत की चिंता। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। गहलोत के उदयपुर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया। गहलोत ने प्रदेश के वित्तीय हालातों पर चिंता जाहिर की। गहलोत ने सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि वसुंधरा सरकार ने खुद को ही दिवालिया घोषित कर रखा है। यही नहीं, सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि सरकार ने कभी राजस्व बढ़ाने पर ध्यान ही नहीं दिया। गहलोत ने बजट से पहले मुख्यमंत्री द्वारा ली गई प्री बजट बैठकों को भी नाटक करार दिया और इसे सिर्फ टाइम पास बताया। स्टेट गवर्नमेंट ने खुद ने दिवालिया घोषित करेगा अपने आप को, क्योंकि जब से सरकार आई है तब से ही ये राग अल्पार है कि हमें खजाना खाली होकर मिला है, जबकि आगरे बताते हैं कि सूप में खजाना भर के हम लोग गए थे। इनका वित्तीय कुप्रबंधन है कि आज ये स्थिति बनी है। वो प्री बजट की मीटिंगें जो ली गई जिलों में जाकर के, वो खाली टाइम पास नाटक था इनका, क्योंकि काम क्या करे, कोई बुला कोई प्रोग्राम तो हो नहीं रहे हैं जिलों में। 2 साल में कुछ किए ही नहीं। और इस दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर चल रहे घमासान पर भी गहलोत ने सफाई दी। गहलोत ने कहा कि पीसीसी की बैठक के बाद इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और मीडिया का एक वर्ग इसे अपने ही तरीके से पेश भी कर रहा है। गहलोत ने साफ किया कि कांग्रेस में कोई भी झगड़ा नहीं है और पूरी कांग्रेस एक प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के नेतृत्व में काम कर रही है। नहीं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। वो एक ऐसा माहौल बन गया था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक के बाद में, कुछ मीडिया के माध्यम से बन गया। मीडिया का एक वर्ग ने अपने तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो मुझे जब मीडिया वालों ने पूछा अजमेर के अंदर, तो मैंने स्थिति स्पष्ट करी कि कांग्रेस में क्या प्रोसेस होता है, मुख्यमंत्री का भी और कार्यप्रणाली का भी। तो झगड़े वाली कोई बात नहीं है। पूरी कांग्रेस एकजुट है राजस्थान के अंदर और सचिन पायलट अध्यक्ष हैं और सीएम लीडर डूडी जी हैं।
और अब बात करेंगे बूंदी की, जहां के देवपुरा इलाके में नाबालिग से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश का मामला सामने आया। घटना के बाद से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए आरोपियों की बाइक को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचने का कार्यक्रम था और इसी समारोह के दौरान 3 युवकों ने नाबालिग से पहले छेड़छाड़ की और फिर उसके अपहरण की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामला ऐसा है कि एक जगन्नाथ जी माली है जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरी पत्नी और मेरी लड़की के साथ में खाना खाने गया था शादी समारोह में आनंद होटल में। और अब बात करेंगे सीकर की, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल ने चौमू के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। हादसा रानोली थाना इलाके के मंडा गांव के पास हुआ। यहां एक बारातियों से भरी जीप वहां खड़े एक पत्थरों से भरे ट्रैक्टर में जा घुसी। इस हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस के मुताबिक घायलों को सीकर और जयपुर रेफर किया गया है। इसमें 2 घायलों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बताते चले कि चौमू के पास भीलपुर गांव के रहने वाले लोग शादी समारोह में सीकर आए थे। समारोह संपन्न होने के बाद भीलपुर लौटते समय यह हादसा हुआ। 9:45 के आसपास सूचना मिली, एक कमांडर जीप है और उसमें लगभग 10-12 के आसपास महिलाएं व बच्चे सवार थे। पलटी खा गई है। इस पर पुलिस पहुंची और संभाला तो उसमें मौके पे 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी और 3 की यहाँ हॉस्पिटल में इलाज के। कितने लोगों के 5 व्यक्तियों की मौत हो चुकी और करीबन 7 या 8 इंजर्ड हैं। उनमें से एक दो अभी गंभीर स्थिति में। चालक का संतुलन बिगड़ जाने की वजह से रोड के नीचे खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली सहित खड़ा था, उसमें जाके उसने और अब बात करेंगे जयपुर की, जहां के प्रताप नगर में एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। मृतक छात्र ज्ञान विहार कॉलेज में पढ़ता था। मृतक छात्र का नाम विट्ठल था और वो कॉलेज के ही हॉस्टल में रहता था। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। खुदकुशी की वजह को अभी तक खंगालने की कोशिश। इधर दौसा एसीबी ने पिछले दिनों बिजली विभाग पर छापे मारे थे। पहली नजर में जांच के दौरान जो बात सामने आ रही है उसमें कई अनियमितताएं सामने आई। एएसपी के मुताबिक बिजली विभाग में ट्रांसफार्मर के एक मामले को लेकर शिकायत मिली थी। शिकायत की जांच पर नए और पुराने ट्रांसफार्मर के भौतिक सत्यापन में अनियमितता मिली है और रिकॉर्ड में भी कमी है। वहीं टायर और ऑयल के सामानों में भी कमी है। अब एसीबी ने डिस्कॉम की एक तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेजी है। स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए नगर निगम प्रशासन अपना खजाना भरने में जुट गया है। एक तरफ यूडीएस टैक्स वसूली और दूसरी तरफ अपनी संपत्तियों की नीलामी करने की अब निगम योजना बना रहा है। अब तक नगर निगम के खजाने में यूडी टैक्स वसूली से 42 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिल चुका है, जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है। अब नगर निगम ने अपनी संपत्तियों को बेचने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें संजय बाजार में 40 दुकानों की नीलामी होगी। इसके लिए निगम अधिकारियों ने डिमार्केशन कर दिया है। हम निश्चित रूप से अपने टारगेट अचीव कर लेंगे। पिछले साल के मुकाबले ऑलरेडी अपन ठीक चल रहे हैं और एक अच्छी बात है कि काफ़ी इस बार जो कंप्लायंस है वो काफ़ी अच्छे रूप में हो रही है। लोगों का मेरे ख्याल से मानस है कि सब लोग देना चाहते हैं और अपन ने भी इस चीज़ को ये किया है कि जितना भी आपको यूडी टैक्स है आप नेट के माध्यम से इंटरनेट पे पूरी वेबसाइट पे पूरा सब कुछ डाला हुआ है। सिर्फ एड्रेस डालते ही पता चलता है कितना बकाया है। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और हमारी पूरी शाखाएँ वगैरह सब खुली हैं, जहाँ हमारे जो जोन ऑफिस हैं और हेड ऑफिस में जहाँ पर पैसा जमा हो रहा है और सख्ती जहाँ जहाँ करनी पड़ रही है वहाँ पर सख्ती भी कर रहे हैं। नगर निगम को सरकार के संस्थान ही करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। कई विभागों पर यूडी टैक्स का करोड़ों रुपए बकाया है। निगम प्रशासन की ओर से कई बार विभागों को नोटिस जारी किया जा चुका है। इस बारे में जोन वाइज फाइल तैयार कर निगम आयुक्त को भेजी जा चुकी है। यूडी टैक्स वसूली के लिए 20 दिन और शेष रह गए हैं। स्वास्थ्य शासन विभाग ने सभी नगर निगम परिषद, नगर निकायों के अधिकारियों को 31 मार्च से पहले ज्यादा से ज्यादा यूडी टैक्स वसूली करने के निर्देश जारी किए हैं। वरुण भंसाली, जी मीडिया,
जयपुर। और अब बात करेंगे झालावाड़ की, जहां सरकारी शराब के ठेकों के लिए लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 9 शहरी दुकानों सहित 135 शराब की दुकानों के लिए आवेदन किए गए। लॉटरी प्रक्रिया पारदर्शी बनाने के लिए जिला कलेक्टर ने आबकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ डीएम ने आवेदनकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए कहा कि शराब की दुकानों के लिए इतनी भीड़ हैरान करने वाली है। डीएम ने कहा कि अगर तंबाकू छोड़ने और किसी गांव को गोद लेने के लिए बुलाया जाता तो शायद इतनी भीड़ नहीं देखने को मिलती। बात श्रीगंगानगर की, जहां के गोविंद विहार और नागौरी कॉलोनी में पुलिस की मिलीभगत से चल रहे अनैतिक कार्यों के चलते यहां के लोग खासे परेशान हैं। जवाहर नगर थाना एरिया में चल रहे अनैतिक कामों से तंग आकर कॉलोनी के लोगों ने एसपी से गुहार लगाई और न्याय की मांग की है। लोगों का आरोप है कि यहां कुछ महिला पिछले काफी समय से देह व्यापार कर रही हैं। मोहल्ले के लोगों के विरोध करने पर ये महिलाएं थाने में जाकर झूठे मुकदमे दर्ज करवा देती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने जवाहर नगर सीओ सिटी को तुरंत इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। इधर जापान से जोधपुर घूमने आए एक दल ने आज भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। शहर के पातालेश्वर महादेव मंदिर में 1 दर्जन जापानी पर्यटकों ने शिव का अभिषेक कर उज्जवल भविष्य की कामना की। जापानी दल ने हाथों में कलश लेकर बकायदा ओम नमः शिवाय का मंत्र भी पढ़ा। मंदिर में स्थानीय पुजारियों के साथ इन जापानी भक्तों ने महादेव की पूजा अर्चना की। We are very happy to visit here. Many appreciate. Thanks. वैसे तो शाहरुख के लाखों फैंस हैं जो उनका नाम सुनते ही चहक उठते हैं, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जो किंग खान का जिक्र करने से भी परहेज कर रहा है। क्या ये शाहरुख के साथ दुश्मनी की कहानी है? देखिए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। I'll tell you, I'll explain you later. But why not today? Not now, right now. It's a serious topic. It's a serious topic. सुपरस्टार शाहरुख खान का नाम आते ही उड़ गया हनी सिंह के चेहरे का रंग। साल 2014 में हुए हादसे को फिर याद नहीं करना चाहते रैपर योयो हनी सिंह। ये मौका था हनी सिंह की अपकमिंग फिल्म जोरावर के ट्रेलर लॉन्च का। इस इवेंट पर जब उनके और शाहरुख खान के रिश्ते पर सवाल पूछा गया तो हनी सिंह का डिस्कम्फर्ट साफ नजर आ रहा था। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। यही नहीं, इसी सवाल के दोबारा पूछे जाने पर हनी ने गुस्से में जवाब दिया। But why not today? Not now, right now. It's a serious topic. आपको बता दें कि रैपर योयो हनी सिंह ने मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नवंबर 2014 में अपना नाता तोड़ लिया था। हनी सिंह ने अचानक अपने म्यूजिक रियलिटी शो से सरप्राइज एग्जिट भी किया और उसके बाद से ही वो सारी पब्लिक अपीयरेंसेस से गायब हो गए। ऐसा माना जा रहा था कि सुपरस्टार शाहरुख खान के साथ हुई उनकी कहासुनी हनी सिंह के गायब होने की एक बड़ी वजह थी। शाहरुख की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के एक प्रमोशनल शो में हनी सिंह की गैर मौजूदगी की खबर ने इस बड़ी कंट्रोवर्सी को बल दिया। बॉलीवुड में अगर रहना हो तो खान से पंगा महंगा पड़ सकता है। 18 महीनों से गायब हनी सिंह जब अपनी डेब्यू पंजाबी फिल्म के लिए मीडिया से रूबरू हुए तो शाहरुख से उनकी टकरार और उनके गायब होने की कहानी पूछे जाने पर हनी सिंह ने बात को टालते हुए कहा कि शाहरुख और उनके बीच सब ठीक है। बॉलीवुड के खान्स की लीला ही कुछ ऐसी है, जिसको सपोर्ट करे उसका करियर बुलंदी पर पहुंच जाता है और जिससे नाराज हो जाए उसका फिल्म इंडस्ट्री में टिकना मुश्किल है। खैर, हनी सिंह ने अब बॉलीवुड में वापसी की है। वो कई इवेंट्स पर भी नजर आने लगे हैं, लेकिन अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी को दोबारा पाने के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी होगी।